India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. साल 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के आरोपी और पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए कस्टडी पैरोल की मंजूरी दे दी है। बता दें आपको कि इसके बाद ताहिर हुसैन को पुलिस हिरासत में चुनाव प्रचार करने की छूट मिल गई है। ताहिर हुसैन दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से AIMIM पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ताहिर हुसैन ने पूर्व में सुप्रीम कोर्ट में चुनाव प्रचार के लिए जमानत देने की याचिका दायर की थी, लेकिन इसकी मंजूरी नहीं मिल पाई थी। अब उन्होंने पुलिस हिरासत में ही चुनाव प्रचार करने की और देने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट से मांगी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने दोपहर 2 बजे दिए अपने आदेश में ताहिर हुसैन की कस्टडी पैरोल देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को 29 जनवरी से 3 फरवरी तक कस्टडी पैरोल दी है। इस दौरान उनकी हिरासत पर जो भी खर्च होगा उसे ताहिर हुसैन को ही वहन करना होगा। इसमें दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों का जेल खर्च, वाहन और साथ ही साथ जेल वाहन और एस्कॉर्ट वाहन का खर्च भी शामिल होगा। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत ताहिर हुसैन सिर्फ दिन में जेल से बाहर जाकर चुनाव प्रचार करने की इजाजत रहेगी और राहत को उन्हें वापस जेल जाना होगा। उन्हें हर दिन 12 घंटे की जमानत के लिए 2,47,000 रुपए देने होंगे, जो कि उनकी सुरक्षा पर होने वाले खर्च का हिस्सा हो। सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन की तरफ से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के समक्ष कहा कि चुनाव प्रचार में अब सिर्फ 4-5 दिन का ही समय बचा है। ऐसे में उन्हें पुलिस हिरासत में ही चुनाव प्रचार करने की इजाजत दे दी जाए। ताहिर हुसैन ने अपनी अपील में कहा कि वे चुनाव प्रचार के दौरान अपने घर भी नहीं जाएंगे और होटल में ठहरेंगे, ताकि ताहिर हुसैन का घर मुस्तफाबाद इलाके में स्थित है। बता दें आपको, जहां पर दंगा हुआ था और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SP राजू ने ताहिर हुसैन की अपील का विरोध किया था और तर्क दिया था कि अगर इन्हें राहत दी जाती है तो इसके बाद फिर हर कोई जेल से चुनाव करने के लिए नामांकन करने लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स आदेश 2018 का अनुपालन सुनिश्चित करें और ईंधन के प्रकारों की पहचान के लिए वाहनों पर कलर कोडेड स्टिकर लगाएं। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्जवल भुयान की पीठ ने निर्देश दिया है कि NCR राज्यों को कुछ वाहन संबंधी गतिविधियां तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक कि वाहन आदेश का अनुपालन न करें। इसके अलावा राज्य को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि HSRP आदेश का अनुपालन न करने वाले किसी भी वाहन को प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी न किया जाए। कोर्ट ने कलर कोडेड स्टिकर निर्धारित करने वाले अपने पहले के आदेश को संशोधित करते हुए ये निर्धारित किया है कि 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद बेचे गए NCR के वाहनों को HSRP प्रावधानों का अनुपालन करना होगा। इसी तिथि के बाद बेचे गए गैर अनुपालन करने वाले वाहनों के लिए संबंधित सरकारों को दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया जाता है। हम 13 अगस्त 2018 के आदेश को संशोधित करते हैं और निर्देश देते हैं कि 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद बेचे गए वाहन के संबंध में HSRP आदेश के प्रावधान लागू होंगे और 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद बेचे गए वाहनों के मामले में जो आदेश के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करते हैं, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192 के तहत कार्रवाई संबंधित सरकारों द्वारा शुरू की जाएगी। न्यायालय ने NCR राज्यों को ये सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि 1 अप्रैल 2019 से
पहले पंजीकृत वाहनों के मामले में भी HSRP आदेश लागू किया जाए। दिल्ली सरकार ने हलफनामे के माध्यम से न्यायालय को सूचित किया है कि मूल वाहन निर्माताओं के अधिकृत डीलरों को HSRP और कलर कोडेड स्टिकर लगाकर काम सौंपा गया है। न्यायालय ने सभी NCR राज्यों को 1 महीने के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसमें 1 अप्रैल 2019 से पहले और बाद में पंजीकृत वाहनों के लिए अनुपालन सुनिश्चित करने की उनकी योजनाओं का विवरण दिया गया हो। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार की विफलताओं के खिलाफ बीजेपी नेताओं के सचिवालय घेराव के मामले में 27 नेताओं को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के नेताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। जस्टिस अभय एस ओक की अध्यक्षता वाली बेंच झारखंड सरकार की याचिका को खारिज कर दिया और दरअसल झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें 11 अप्रैल 2023 को सचिवालय घेराव के दौरान धारा 144 के उल्लंघन के मामले में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी, सांसद निशिकांत दुबे समेत 27 बीजेपी नेताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। इस आंदोलन में पुलिस की कार्रवाई में 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा और अन्य 28 भाजपा नेताओं के खिलाफ झारखंड सचिवालय घेराव मामले में दर्ज FIR को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए बार बार CRPC की धारा 144 का इस्तेमाल करना गलत है। कोर्ट ने इसे धारा 144 का दुरुपयोग बताया। 11 अप्रैल 2023 को भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार की नीतियों के खिलाफ सचिवालय घेराव किया था। इसे रोकने के लिए पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी थी। प्रदर्शन के दौरान झड़पें हुई, जिसमें 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। FIR में भाजपा नेताओं पर दंगा भड़काने, सरकारी काम में बाधा डालने और हिंसा फैलाने के आरोप लगाए गए। 28 भाजपा नेताओं ने FIR रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने 14 अगस्त 2024 को FIR को रद्द कर दिया था। झारखंड सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही मानते हुए झारखंड सरकार की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सुकन्या शांता फैसले में पारित आदेशों की अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए आखिरी मौका दिया है। कोर्ट ने पिछले साल ये देखते हुए कि जाति, लिंग और विकलांगता के आधार पर जेलों के अंदर भेदभाव अवैध है, भारत के अंदर जेलों के अंदर भेदभाव के संबंध में स्वतः संज्ञान कार्रवाई शुरू की थी। स्वतः संज्ञान मामले को जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, जिसमें सीनियर एडवोकेट डॉक्टर S मुरलीधर पेश हुए। उन्होंने संक्षेप में कहा कि अनुपालन रिपोर्ट आदेश के 3 महीने के भीतर दायर की जानी चाहिए कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने फैसले के अनुसार अपने जेल मैनुअल को संशोधित किया या नहीं। हालांकि कोई अनुपालन रिपोर्ट रिकॉर्ड पर नहीं आई है। कोर्ट ने नालसा को अनुपालन के संबंध में एक संयुक्त स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए भी कहा है। न्यायालय ने इस मामले में हुए घटनाक्रम पर डॉक्टर मुरलीधर द्वारा दायर आवेदन को भी स्वीकार कर लिया। पिछले अक्टूबर में भारत के तत्कालीन चीफ जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे, उन्होंने फैसला सुनाया था कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में जेल मैनुअल नियमों के तहत कैदियों की जाति आधारित अलगाव को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 17, 21 और 23 का उल्लंघन माना जाता है। न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश पारित किए हैं। पहला, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस फैसले के 3 महीने के भीतर अपने जेल मैनुअल नियमों को संशोधित करने का निर्देश दिया जाता है। दूसरा, केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह इस निर्णय के 3 महीने के भीतर मॉडल जेल मैनुअल 2016 और मॉडल जेल के अंदर सुधारों और सेवा अधिनियम 2013 में जाति आधारित भेदभाव को संबोधित करने के लिए आवश्यक बदलाव करें। तीसरा ये कि जेल के अंदर विचाराधीन और या दोषी कैदियों के रजिस्टर में जाति कॉलम या जाति का कोई भी संदर्भ हटा दिया जाएगा। चौथा ये
कि न्यायालय ने अब से भारत में जेलों के अंदर भेदभाव के संबंध में स्वतः संज्ञान कार्रवाई शुरू की है। स्वतः संज्ञान याचिका की सुनवाई की 1 तारीख को सभी राज्यों और केंद्र सरकार निर्णय की अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और भारत विरोधी भावना फैलाकर भारतीय एकता के ताने बाने को नुकसान पहुंचाने आरोप में पत्रकार राणा अय्यूब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश। मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली की साकेत कोर्ट की एक वकील की शिकायत पर 25 जनवरी को एफआईआर दर्ज करने का आदेश देते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ संज्ञेय अपराध का मामला बनता है और पुलिस को इसकी जांच की जरूरत है। साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को पत्रकार राणा अय्यूब के खिलाफ उनके द्वारा 2013 से 2017 के बीच किए गए कथित तौर पर सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है, जिसमें उन्होंने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। कोर्ट ने पुलिस को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और समुदाय के बीच दुश्मनी पैदा करने की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से एफआईआर दर्ज कर अनुपालन रिपोर्ट को कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया था। दिल्ली पुलिस ने सुनवाई के दौरान साकेत कोर्ट को बताया है कि पत्रकार राणा अय्यूब के खिलाफ विभिन्न धाराओं एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और इसमें राणा अय्यूब के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A धर्म के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देना, 295A जानबूझकर दुर्भावना कृत्य, किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा और 505 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस ने अपने एफआईआर में कहा, राणा अय्यूब ने सोशल मीडिया पर लगातार हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने और भारतीय एकता के ताने बाने को खराब करने के साथ ही भारतीय सेना सहित भारत और उसके नागरिकों के प्रति शत्रुता को बढ़ावा देने वाले पोस्ट किए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने जानबूझकर और भड़काऊ पोस्ट न केवल आक्रामक है बल्कि हिंदू समुदाय और उसको उकसाने के लिए उनके प्रभाव का दुरुपयोग भी है। गिर सोमनाथ विध्वंस से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दरगाह पर उर्स आयोजित करने की अनुमति मांगने वाली अर्जी पर सुनवाई करने पर सहमति जताई, जो 1 से 3 फरवरी के बीच वहां स्थित बताई गई। इस अर्जी पर 31 जनवरी को सुनवाई होगी। जस्टिस BR गवई और जस्टिस SVN भट्टी की खंडपीठ ने 17 सितंबर 2024 के न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए गिर सोमनाथ में मुस्लिम धार्मिक और आवासीय स्थलों को कथित तौर पर ध्वस्त करने के लिए गुजरात के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। सुनवाई के दौरान जब न्यायालय ने संकेत दिए कि वह इस मामले को स्थगित कर रहा है, तो आवेदक के वकील ने आग्रह किया है कि अर्जी पर पहले की तारीख पर सुनवाई की जा सकती है, क्योंकि उर्स 1 से 3 फरवरी के बीच आयोजित किया जाना है और ये अत्यधिक धार्मिक महत्व का मामला है। जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि उन्हें आवेदक के स्थान के बारे में जानकारी नहीं है। अब विशेष स्थल पर कोई दरगाह नहीं है। एसडी ने आगे बताया है कि न्यायालय के पिछले आदेशों के अनुसार भूमि सरकार के कब्जे में थी और ऐसे में 31 जनवरी के लिए आवेदक यानी कि आवेदन को सूचीबद्ध करते हुए खंडपीठ ने मौखिक रूप से एसडी से इस मुद्दे पर विचार करने को कहा है। 31 जनवरी को सूचीबद्ध किए गए आवेदन के माध्यम से याचिकाकर्ता ने कहा है कि उर्स हर साल आयोजित होने वाला धार्मिक आयोजन है, जिसमें हजारों श्रद्धालु दरगाह आते हैं। पिछले कई वर्षों से अधिकारियों ने उर्स के लिए अनुमति दी है। इस वर्ष भी याचिकाकर्ता ने पुलिस की अनुमति के लिए आवेदन किया है। हालांकि जिला कलेक्टर ने धारा 163 BNS के तहत अधिसूचना पारित की है, जिसमें दरगाह के परिसर में किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगाई गई। आवेदन में आगे उल्लेख किया गया कि जिला कलेक्टर के आदेश ने प्रशासकों को नियमित धार्मिक गतिविधियों जैसे कि परिसर में रोशनी करना, अगरबत्ती लगाना आदि करने से रोक दिया, जो दरगाह के अवैध विध्वंस से पहले हर दिन किए जाते थे।
कुकी संगठन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर राज्य में जातीय हिंसा भड़काने का आरोप लगाते हुए लीक हुए कुछ ऑडियो क्लिप की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है। संगठन की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच के समक्ष मामले का उल्लेख किया है। भाषण आपको बता दें कि भूषण ने बताया है कि पिछले आदेश के अनुसार तत्कालीन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने उन्हें ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता को दर्शाने वाली सामग्री पेश करने का निर्देश दिया। उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऑडियो क्लिप को वेरिफिकेशन के लिए ट्रुथ लैब्स को भेज दिया था। उन्होंने कहा कि मैंने टेप को ट्रुथ लैब को भेजा था, हमें विस्तृत रिपोर्ट मिली जिसे मैंने याचिका के साथ दायर किया। इस पर सीजीआई ने जवाब दिया कि एक लिखित अनुरोध पेश करें, मेरे सामने रखा जाए। और भूषण ने कहा आगे कि याचिकाकर्ता को मणिपुर द्वारा परेशान किया गया और सीजीआई ने दोहराया कि सुनवाई की तारीख प्रक्रिया के अनुसार तय की जाएगी। इसे मेरे सामने रखिए और मैं तारीख तय करूंगा। यही प्रक्रिया है जिसका हम पालन करते हैं। इससे पहले भूषण ने कहा कि क्लिप में परेशान करने वाली बातचीत थी। सीएम को ये स्वीकार करते हुए सुना जा सकता है कि उन्होंने हिंसा को भड़काया और हमलावरों को बचाया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने याचिका पर कड़ी आपत्ति जताई है। पिछले आदेश के अनुसार न्यायालय ने टिप्पणी की है, अदालत द्वारा ऑडियो क्लिप के आधार पर प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार करने से पहले हम याचिकाकर्ता को इस न्यायालय के समक्ष क्लिप की प्रामाणिकता दर्शाने वाली सामग्री दाखिल करने की अनुमति देना उचित समझते हैं। पीठ ने एसजी की प्रारंभिक आपत्ति भी दर्ज की कि याचिकाकर्ता को पहले हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए। अपने स्थापना के 75 साल पूरे होने पर सुप्रीम कोर्ट में डायमंड जुबली मनाई गई। शाम 3:30 बजे सीजीआई संजीव खन्ना की अगुवाई में सभी 33 जज एक साथ बैठे सीजीआई कोर्ट यानी कोर्ट रूम नंबर 1 में आयोजित इस सेरेमोनियल बेंच की लाइव स्ट्रीमिंग भी हुई। दरअसल 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 साल पूरे हुए। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। उस समय संविधान के मुताबिक सीजीआई और 7 जजों की क्षमता तय करने की बात की गई थी, यानी कि तय की गई थी, और इस दिन सभी जज एक साथ संसद की पुरानी इमारत में बैठे थे। इसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट की इमारत की नींव रखी और 1958 की सुप्रीम कोर्ट ने इस इमारत का काम शुरू किया। इस इमारत में काम यहां पर शुरू हो गया 1958 में। बता दें आपको कि अब सीजीआई संजीव खन्ना की अगुवाई में इसे गोल्डन जुबली को मनाने के लिए मंगलवार शाम 3:30 बजे सीजेआई खन्ना और शेष 32 जज एक साथ सेरेमोनियल बेंच में बैठे और सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल कुल जजों की क्षमता 34 है और सुप्रीम कोर्ट सूत्रों के मुताबिक इसी तरह की सेरेमोनियल बेंच सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 50 साल पूरा होने पर भी बैठी थी। हालांकि इस बार खास बात यह है कि इस बेंच की लाइव स्ट्रीमिंग भी हुई है। To achieve this ideal, the Constitution bequeathed to the Supreme Court of India a wide and expensive jurisdiction. In its inaugural sitting, the first Chief Justice of India, Justice Kania, had said, Supreme Court will decide and interpret the laws of the land, but not in the spirit of formal and barren legalism. One of the court's earliest decisions, and Ramesh Thapar, pronounced on 26th May 1950, set the trend. The freedom of speech and expression guaranteed by Article 19 of the Constitution, it elucidates, is a right that could be. और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.